अच्छा, मैं अभी तक जो डिस्कस कर चुका था बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने पढ़ ली थी। हमने अभी तक ये पढ़ लिया था, एक तो काइनेमेटिक्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, उसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ लिया, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, यानी कि एवरेज होगी उसकी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो गई, तो उनको सबको हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अभी आखिर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्क देखा है कि यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट नहीं रहेगी, और उनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखा है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, और इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो भी डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसको पढ़ लिया था। अब हम थोड़े से ग्राफिकल डिस्कशन करते हैं ताकि हमारा टॉपिक का मेन टास्क जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा, इससे पहले हम एक्सेलेरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, या फिर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव ले लें तो जवाब एक्सेलेरेशन आ जाता है। एक्सेलेरेशन जो होता है उसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी जो है वेक्टर है। बिल्कुल इस तरह अगर हमें एक्सेलेरेशन में चेंज देखना है, सॉरी वेलोसिटी में चेंज देखना है, तो वेलोसिटी के चेंज को बताने के लिए भी डायरेक्शन का बताना बहुत जरूरी है, तो वो भी एक वेक्टर है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सीरियस सिस्टम में इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो वहां जस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तो यहाँ जस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। और जब दोनों चेंज हो, यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो, तो एक्सेलरेशन के फिर दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा अदर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो एक जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दूसरा पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो ये हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है कि एक्सेलरेशन क्या है, वो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर बॉडी की जस्ट स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉडी की, तो उस टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में भी आ रहा है, तब जाके एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। फिर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। अच्छा, इसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म तब होगा जब एक्सेलेरेशन की ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए और ना ही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में चेंज आए। जब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो फिर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तब होगा जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए एक्सेलेरेशन की, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर दोनों में चेंज आ जाए, तो फिर एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलेरेशन जो होता है वो रेशियो होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो है वो एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाता है। अच्छा, एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पीछे वो कर्व्ड ग्राफ है, आपको फिर टेंजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो फिर आपको टेंजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, और आपने क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी का डिफरेंस और उन दोनों पॉइंट्स का टाइम का जो इंटरवल है वो फाइंड कर लें। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का वेलोसिटी के डिफरेंस को टाइम के इंटरवल पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर है वो आपको एवरेज एक्सेलेरेशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर एवरेज एक्सेलेरेशन ग्राफ की मदद से फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो फिर टेंजेंट लगा के स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करें, उन पे वेलोसिटीज की वैल्यूज देखें और टाइम्स की भी वैल्यूज देखें, फिर वेलोसिटीज का डिफरेंस और टाइम्स के डिफरेंस को आपस में डिवाइड करें तो आपको एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। एवरेज एक्सेलेरेशन जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसमें हर पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ये एक वेक्टर है। अगर स्केलर होता तो शायद इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती, लेकिन वेक्टर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों की पॉसिबिलिटीज जो है वो मौजूद होती हैं। और एवरेज एक्सेलेरेशन जो है वो जीरो होगा इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर आपका एवरेज एक्सेलेरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस पेज पे बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन और वेरिएबल एक्सेलेरेशन में फ़र्क देखा है।
और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इनके बारे में देख लिया, उनके फार्मूले और उनके थोड़े से की पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिए हमने। तो इसको मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको बताया कि किसी भी खास लम्हे के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव या पोजीशन का डबल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर पोजीशन का डबल टाइम डेरिवेटिव लिया जाए या वेलोसिटी का जस्ट टाइम डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस टाइम पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उस टाइम के लम्हे के ऊपर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ग्राफिकली फाइंड करना है तो जिस पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर कर्व्ड ग्राफ है तो उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लगाएंगे और टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो आपको किसकी वैल्यू देगी, उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ मौजूद है, कर्व्ड है, किसी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो जहां पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप टेंजेंट लगा देंगे और टेंजेंट की स्लोप जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। और अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो फिर जब भी यूनिफॉर्म हो तो तब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। तो इसलिए इस केस में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई पार्टिकल है, सपोज उसने t1 टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन a1 था, फिर t2 टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन a2 हो गया, तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है उसका फार्मूला आपको स्क्रीन पे भी शो हो गया है कि a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसा आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी तब जब आपके t1 टाइम में वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम में वेलोसिटी v2 थी, तो फिर आपने v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2 करके आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। बिल्कुल ऐसी अगर आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और t1 टाइम में एक्सेलरेशन a1 वैल्यू पे था, t2 टाइम के इंटरवल में एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू पे था, तो आपके सामने जो फार्मूला शो हो रहा है a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2, इस फार्मूले से आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां तक बात कंप्लीट होगी थी, तो इसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इनकी स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों दी हुई हैं, लेकिन हम इनको जब भी यूज करेंगे तो हम इनको स्केलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। हम इनको स्केलर फॉर्म में यूज करने को प्रेफर करेंगे। वेक्टर फॉर्म में यूज करना मुश्किल होता है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई करना टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो हम जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे वन डायमेंशन के ऊपर तो हम इसको स्केलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो इसके स्केलर फॉर्म में जो पहली इक्वेशन है, जैसे वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी होती है छोटी क्लासेस में, तो यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू का साइन यूज कर दिया है और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी का साइन यूज कर दिया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। फिर सेकंड इक्वेशन है, फिर थर्ड है। थर्ड के बाद जो फोर्थ इक्वेशन है, इसमें एवरेज वेलोसिटी को टाइम पे मल्टीप्लाई किया गया, टाइम का इंटरवल दिया गया है और उस टाइम के इंटरवल में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपको दे दी गई है, तो इससे फाइंड हो जाएगा। अच्छा, जो पांचवी इक्वेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि पांचवी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा है? जी, मैं ये पूछ रहा था पांचवी वाली जो इक्वेशन है, जो कि s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू इंटू टू एन माइनस वन, ये इक्वेशन क्या कौन सी है? असल में ये इक्वेशन जो है ये बता रही है, जैसे पहली आप अगर दूसरी इक्वेशन में देखिए ना, वहां पे भी डिस्टेंस फाइंड हो रहा है और चौथी वाली इक्वेशन में भी डिस्टेंस ही फाइंड हो रहा है, लेकिन जो पांचवी वाली इक्वेशन है उसमें भी डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस के नीचे छोटा सा एन लिखा हुआ है। तो ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस वाले टाइम के इंटरवल में आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सपोज आप मोशन हो रही है कोई, उस मोशन के आप पांचवें सेकंड के दौरान, सिर्फ पांचवें, आप लफ्जों में फर्क देखिएगा, एक ये लफ्ज होता है कि 5 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल हुआ और एक ये क्वेश्चन होता है कि पांचवें सेकंड में कितना फासला ट्रेवल हुआ। इन दोनों में फर्क है। 5 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल हुआ, इसका मतलब है वो फासला जो 0 से लेके 5 सेकंड तक ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। और जो 0 से लेके 5 सेकंड तक जो है आपका जो फासला ट्रेवल हो रहा है वो है टोटल डिस्टेंस, जो कि
आपके पास सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में हम फाइंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो फिफ्थ इक्वेशन में जो आपके पास डिस्टेंस की जो इक्वेशन है, इसमें जो डिस्टेंस फाइंड आप करेंगे ये सिर्फ एक खास सेकंड के दौरान ही डिस्टेंस फाइंड होगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि आप 6 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करें, मतलब ये कि आपने जो पहले 5 सेकंड तक का डिस्टेंस है वो नहीं, जो 5वें से लेके 6ठे सेकंड तक जो दरमियानी फासला ट्रेवल से वो फाइंड करना है। तो ये जो 5वीं इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, इसमें सिर्फ वही डिस्टेंस ही फाइंड करना है जो एक खास सेकंड के दौरान ट्रेवल हुआ है। सर प्लीज इसे रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये बता रहा था कि जैसे सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, फोर्थ में भी डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, इन दोनों में आप देखें एस के साथ कोई सबस्क्रिप्ट शो नहीं हो रहा। फिफ्थ इक्वेशन में जो डिस्टेंस फाइंड होने की जो इक्वेशन है, इसमें एस के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में एन भी शो हो रहा है। तो ये इक्वेशन असल में वो डिस्टेंस बताएगी जो किसी खास सेकंड में कवर हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैंने कहा एक पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि 5 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल हुआ। तो 5 सेकंड में फासले का मतलब ये है कि 0 से लेके 5 सेकंड, मतलब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है 0 से लेके 5 सेकंड तक का। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ 5वें सेकंड का ही फासला ट्रेवल करें, फाइंड करें, यानी कि जब 4 सेकंड टाइम पूरा हो जाए तो 4 से लेके 5 सेकंड तक, 4 से लेके 5 सेकंड तक का जो टाइम है तब तक का सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि 8वें सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करें, तो उसका मतलब ये है कि जब 7 सेकंड पूरे हो जाए ना, तो उसके बाद जितना 7 सेकंड से लेके 8वें सेकंड तक जितना फासला ट्रेवल हुआ, यानी कि 8वें सेकंड के अंदर अंदर जितना फासला ट्रेवल हुआ, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो, तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड वाली, जो फोर्थ वाली जो इक्वेशन है, वो या सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो डिस्टेंस की क्वेश्चंस हैं, इस डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस फाइंड होता है, यानी कि पूरे सफर का फासला। लेकिन जो 5वीं वाली इक्वेशन है, इसमें सिर्फ वही डिस्टेंस फाइंड होगा जो खास सेकंड में कवर हुआ है, मतलब nth सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये वही फाइंड होगा। इसमें n की वैल्यू आप 1 2 3 कोई भी सेकंड का नंबर यूज कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। सर एक बात है। जी जी। कुमार साहब, ये क्वेश्चन है, ये जो लास्ट इक्वेशन है, इसके अंदर u और a क्या चीज है हमारे पास? सॉरी, मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ, आवाज नहीं समझ आई। अब्दुल कादिर साहब पूछिएगा, मुझे सुनाई नहीं दी, दोबारा पूछिएगा। अब्दुल कादिर, आप दोबारा पूछे, मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया आपका। पता नहीं क्या पूछ रहे थे, शायद कोई आखिरी क्वेश्चन के बारे में ही पूछ रहे थे। सर वो पूछ रहे थे लास्ट इक्वेशन में u और a जो है वो क्या चीज है। हाँ, u जो है वो तो था। मैंने कहा u तो है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो एक्सेलेरेशन है, n जो है ये वो सेकंड है जिस सेकंड का आपने फासला फाइंड करना है। मतलब आपको सिर्फ 6ठे सेकंड का फासला फाइंड करना है ना, तो n की वैल्यू 6 होगी। सॉरी, माइक को ऑफ करें, जिसका माइक ओपन रह गया काइंडली माइक ऑफ कर ले, ठीक है। मतलब ये कि जो आपने बाकी जो पहली वाली 4 इक्वेशन है ये तो आपने पढ़ी है, ये एफएससी में है और हर कोई पढ़ाता भी है, पढ़ता भी है। 5वीं इक्वेशन इसलिए थोड़ी न्यू इसलिए है कि ये इक्वेशन का इसका फीचर ये है कि ये इक्वेशन सिर्फ आपको एक खास सेकंड का डिस्टेंस देती है, ठीक है। इसमें u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलेरेशन है, और जो n जो है वो इंटरवल है, जिस इंटरवल वो सेकंड है जिस सेकंड में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे आपको मैं कह देता हूँ तीसरे सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करें, एक तो होता है ना 3 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो फाइंड करें, ये वो नहीं है, सिर्फ थर्ड सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो फाइंड करना है। तो फिर आप n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है जी। फैसल अली साहब हैंड रेज किया, पूछें। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर हमें सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इक्वेशन में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, जी जी। तो हमें कैसे, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमें पता नहीं चलता कि भी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन अब यूज हाँ, करें, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर ये आपके मिस पास हो जाता है। जी अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह की है कि आपको एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन आपको फाइंड नहीं करना, आपको एक्सेलेरेशन गिवन है, तो फिर तो आप डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर आपको एक इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास टाइम गिवन नहीं है,
मतलब आपको एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल टाइम गिवन नहीं है, तो फिर आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम नहीं आ रहा। और अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन का नहीं पता, तो फिर आप फोर्थ वाली यूज करेंगे। तो मतलब डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, और अगर जो सी इक्वेशन उन वैल्यूज को लेके आपको जवाब दे सकती है तो आप वही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, बाकी वाली नहीं करेंगे आप। जी, और कोई हैंड रेज किया था, पूछे। जिन्होंने हैंड रेज किया था वो पूछ सकते हैं, काइंडली पूछें, टाइम फिर कम रह जाएगा मीटिंग का। लुकमान साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी 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 जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 5 इक्वेशन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम फिजिकल क्वांटिटी वही चीजें ऐड कर सकते हैं जो सेम होंगी। हाँ जी, जैसे एस से हमारे पास डिस्टेंस है और यू हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। दोनों ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, तो हम इनको कैसे इक्विवेलेंट कह सकते हैं? असल में नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जो u जो है ना, ये u के साथ एक टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था जो कि सिंगल सेकंड होने की वजह से वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, यानी कि 1 सेकंड का टाइम था। तो u और t मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको पता है ठीक कि ठीक तो वो फिर वो जो टाइम है ना वो 1 हो गया था, तो वो शो नहीं हुआ इधर इक्वेशन में, इसलिए। ठीक अच्छा ठीक, समझ आ गया, थैंक यू अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हो ना, तो उसमें भी आप ये इस तरह की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखी हुई हैं। जो सबसे चौथी इक्वेशन जो है डाउनवर्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की, जो चौथी वाली इक्वेशन है, उसमें भी आप फर्ज करें नीचे गिरती हुई, मैं कहता हूं बॉडी को ऊपर से नीचे गिरा दिया, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और सेकंड सेकंड में कितना कवर हुआ है, तो फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ये जो आखिरी चौथी इक्वेशन है ना, ये सिर्फ एक खास सेकंड का ही डिस्टेंस आपको जो हाइट कवर हुई है वो दे सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाली क्वेश्चन है इसमें टोटल हाइट आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितना कवर हुआ, लेकिन जो फोर्थ वाली है उसका फीचर ये है कि वो सिर्फ एक खास सेकंड में जितना डिस्टेंस या हाइट कवर हुई है वो आपको बता सकता है। इसलिए अपवर्ड के लिए बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन वो जो जी की वैल्यू है माइनस में यूज हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ऑफ मोशन समझ आ गई होंगी। इसको अब आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं मैं। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ, अभी तक हमने ना इसको सारा थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो आपको पता है कि जब इसकी स्लोप निकाली जाएगी तो आंसर जो है वो वेलोसिटी आएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की आप स्लोप ले लें, चाहे आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाली फार्मूला अप्लाई करके स्लोप लें। अगर आपको एंगल थीटा गिवन है तो टेन ऑफ थीटा से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू देगी। अच्छा, अब ये इसके डिफरेंट किस्म के ग्राफ में डिस्कस करता हूं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का थीटा एंगल 0 होता है और टेन 0 0 होता है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 है। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप 0 है, और अगर उसकी स्लोप 0 है पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी बॉडी को शो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इस तरह इसके बाद नीचे एक आपको ग्राफ नजर आ रहा है बी वाले में, जिसमें आप बिल्कुल वर्टिकल लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो जब वर्टिकल लाइन हो तो उसका एंगल 90 होता है और टेन 90 होता है इन्फिनिटी। तो मतलब ये कि वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसकी स्लोप इनफाइनाइट है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, स्पीड वेलोसिटी के। तो इट मींस कि वर्टिकल लाइन वाला पोजीशन टाइम ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट है। कितनी वेलोसिटी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है। और आपको पता है कि इनफाइनाइट वेलोसिटी चूंकि हो नहीं सकती, इसलिए इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ इम्पॉसिबल है, वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब नीचे आपको एक और नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कांस्टेंट रहता है। ये एंगल थीटा 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, और एंगल कांस्टेंट है, तो मतलब ये कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी को ये ग्राफ शो कर रहा है। जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी इसमें, क्योंकि एंगल एक ही रह रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी को इस तरह का ग्राफ शो कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे अब कुछ और ग्राफ्स की। अगर इस तरह का ग्राफ हो, जैसे ये एक कर्व्ड ग्राफ हो, अगर आप इस ग्राफ में एंगल थीटा बनाना शुरू करें, तो शुरू में एंगल बहुत कम है 0, आगे आगे अगर आप यहाँ पर टेंजेंट लगाते हैं तो उसका एंगल थीटा ज्यादा हो जाएगा। ऊपर जैसे से ऊपर जा रहा है ग्राफ, अगर आप टेंजेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो उस टेंजेंट का एंगल बढ़ता जा रहा है, और अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और टेन थीटा स्लोप के इक्वल है। तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप चूंकि वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ है।
और इस तरह अगर नीचे वाले ग्राफ में यहाँ देखें तो यहाँ शुरू में थीटा एंगल टेंजेंट लगाएं तो टेंजेंट का थीटा एंगल ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ टेंजेंट लगाएंगे तो टेंजेंट थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, टेंजेंट का एंगल जो है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे टेंजेंट का एंगल कम होगा तो टेन थीटा कम होगा, टेन थीटा कम होगा तो स्लोप कम हो जाएगी। तो मतलब ये एक डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है जो ई वाले नंबर पे शो हो रहा है, और ये एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो अभी तक जितने मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं, सबसे पहले जीरो वेलोसिटी वाला था, फिर इनफाइनाइट वेलोसिटी वाला, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट वाला, फिर पॉजिटिवली इंक्रीजिंग वाला, और अब जो पढ़ाया ई वाले पे ये पॉजिटिवली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। इसके मजीद कुछ ग्राफ भी आपको दिखाता हूं मैं। अगर ग्राफ इस तरह का हो, अगर ग्राफ इस तरह का हो, लुकमान भाई, जी जी ये हाँ, ये लास्ट ग्राफ में आप बता रहे हैं कि थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दें प्लीज, और ये वजाहत देखें, हो अगर जाए आप तो। यहाँ पर टेंजेंट लगाएंगे ना, यहाँ टेंजेंट अगर कोई वर्टिकल लाइन हो ना उसका एंगल ज्यादा होता है। जैसे जैसे लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होती रहेगी ना तो उसका एंगल कम होता रहेगा। अगर आप जब भी कोई ग्राफ कर्व हो ना, कर्व ग्राफ पे आपने स्लोप निकालनी है तो आपको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है वहां टेंजेंट लगाना है। तो ये ई वाले ग्राफ में आपको जहां पर भी स्लोप निकालनी है तो वहां आप टेंजेंट लगाएंगे। अब ये देखें, शुरू में टेंजेंट लगाएंगे तो टेंजेंट वर्टिकल लाइन होगी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर के पॉइंट्स पे शिफ्ट होते जाएंगे तो वहां जब टेंजेंट लगाएंगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल थोड़ा यानी कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। तो मतलब ये कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेंजेंट का जो एंगल थीटा है वो कम हो रहा है। एंगल थीटा कम होगा तो टेन थीटा कम होगा, और टेन थीटा चूंकि स्लोप के इक्वल है तो इसलिए एक डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। थैंक यू। और अगर ये इस पे नेक्स्ट ग्राफ पे देखें तो इसमें आप देखेंगे थीटा जो है वो 90 से भी ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट जो ग्राफ है इसमें थीटा 90 से भी ज्यादा हो गया है, और टेन जो है जब वो 90 से भी ज्यादा वैल्यू कर दें टेन के अंदर तो वो नेगेटिव में चला जाता है, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये जो ग्राफ है ये है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, क्योंकि इसमें स्लोप कांस्टेंट तो रहेगी क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट रहेगी, लेकिन होगी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो 90 से भी ज्यादा हो गया यहाँ पर। तो ये एक नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अच्छा, इस तरह दो और ग्राफ्स हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं। ये जो ग्राफ है अगर मैं बात करूं जो एक दो ग्राफ आपको शो हो रहे हैं अब नीचे। एक जो ग्राफ है वो है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोलिक ग्राफ है, एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिक ग्राफ है। ये है दोनों ही पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये डेफिनेटली वेरिएबल स्पीड्स को शो कर रहे हैं। चलिए मैं पहले डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिक ग्राफ को डिस्कस करता हूं। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिक ग्राफ में अगर आप देखें तो शुरू से लेके पीक पॉइंट तक जाते हुए आप देखेंगे स्लोप में कमी आ रही है। शुरू से लेके पीक वाले पॉइंट तक जाते हुए स्लोप में कमी आ रही है, तो मतलब कि वेलोसिटी में कमी आ रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो वेलोसिटी है तो शुरू से लेके पीक तक जाते हुए स्लोप में कमी आ रही है, तो शुरू से लेके पीक तक जाते हुए वेलोसिटी में कमी आ रही है, और वेलोसिटी में कमी आए तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है वो माइनस है। अब वापसी पे जो है वो स्लोप तो इजाफा होगा, लेकिन वो एंगल नेगेटिव एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो जाएगा। वापसी पे जो एंगल है वो समझ लें कि वो नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो वापसी पे आपके पास स्लोप में इजाफा होगा टेंजेंट की, लेकिन चूंकि उसकी जो एंगल है वो नेगेटिव हो गया तो इसलिए वो नेगेटिव स्लोप आ जाएगी। तो इसलिए थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव ही होगा। ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये दरअसल प्रोजेक्टाइल मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसलिए जब भी आप देखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करते हैं ना, हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। और नेगेटिव इसलिए लिखते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल जो होता है वो अपने टारगेट लॉन्चिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाता है ना, तो ऊपर जाते हुए तो उसकी वेलोसिटी में कमी आती है, ऊपर जाते हुए तो उसकी वेलोसिटी में कमी आती है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। लेकिन जब वो हाइट पे जाके वापस नीचे आना शुरू होता है तो फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपनी इनिशियल पोजीशन के उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और डायरेक्शन के रिवर्स होने की वजह से भी एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है। तो इसलिए थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहता है। हाँ, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ हो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें शुरू में आप देख सकते हैं कि ये पूरे सफर के दौरान यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा या ग्रेटर देन 0 ही रहेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दो पोजीशन टाइम ग्राफ थे, एक डाउनवर्ड पैराबोलिक ओपनिंग वाला और एक अपवर्ड पैराबोलिक ओपनिंग वाला। तो अगर डाउनवर्ड पैराबोलिक ओपनिंग वाला ग्राफ हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ होता है, और उस ग्राफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है थ्रू आउट द मोशन। अगर अपवर्ड पैराबोलिक ओपनिंग वाला ग्राफ है तो उसमें एक्सेलरेशन पूरे सफर में पॉजिटिव ही रहता है। तो यहां तक हमने ना डिफरेंट किस्म के पोजीशन टाइम ग्राफ देखे हैं। तो पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटीज निकालते रहे हैं, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वेलोसिटी के इक्वल है। उसमें हमने 0, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट, पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिवली इंक्रीजिंग, पॉजिटिवली डिक्रीजिंग, और फिर नेगेटिव कांस्टेंट। इस तरह नेगेटिवली इंक्रीजिंग और नेगेटिवली डिक्रीजिंग के ग्राफ भी हो सकते हैं जो यहाँ पर शो नहीं किए गए, लेकिन वो भी इसके ग्राफ्स हो सकते हैं। और इसके अलावा फिर पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर डाउनवर्ड पैराबोलिकली और पैराबोलिक ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग वाला है तो फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर अपवर्ड ओपनिंग वाला है तो फिर उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वैल्यू देती थी वेलोसिटी की, बिल्कुल वैसे ही जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। और इसके भी डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स को भी डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका एंगल थीटा 0 है, तो ये 0 स्लोप वाला है, इसमें 0 एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जो नीचे वाला वर्टिकल लाइन वाला है, ये इनफाइनाइट स्लोप वाला ग्राफ है, और आपको पता है कि इनफाइनाइट स्लोप जहां पर हो वहां पर आप जानते हैं कि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो ग्राफ है वो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप वाला है, और इसलिए ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करेगा। और जो चौथे नंबर पे ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग स्लोप वाला है, इसमें आप टेंजेंट लगाएंगे तो उसका थीटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, तो टेन थीटा इंक्रीज होगा, तो ये एक इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये आप में मैंने बताया था कि इसमें अगर पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसको, इसमें अगर आप देखेंगे तो थीटा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ जाते हुए, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है, और डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ होने की वजह से यहां पर भी जो एक्सेलेरेशन है वो डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, लेकिन है पॉजिटिव। हाँ, अगर इसके बाद नीचे एक ग्राफ शो देखें तो ये ग्राफ भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन इसमें ये हुआ कि पहले वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में थी, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि स्लोप थ्रू आउट द ग्राफ की एक जैसी है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। लेकिन इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। पहले वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थी, फिर 0 हो गई, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन में वापस आ गई, तो इसलिए शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर 0 हो गई, और फिर वेलोसिटी दोबारा से पॉजिटिव हो गई है। और आखिर में जो एक ग्राफ शो हो रहा है इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें यह कि शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर आप ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें ना, तो इसमें चूंकि एंगल जो है वो थीटा से ज्यादा हो गया, और है तो कांस्टेंट एंगल लेकिन थीटा से ज्यादा हो गया, इसलिए एक नेगेटिव कांस्टेंट एक्स स्लोप वाला ग्राफ है, और इसका एक्सेलरेशन एक नेगेटिव कांस्टेंट होगा। और इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं थी बल्कि एक पॉजिटिव वैल्यू थी। और नीचे वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन इसके बावजूद एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो चुका है, और एंगल का 90 से ज्यादा होने की वजह से ये ग्राफ भी एक नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और उससे नीचे वाला ग्राफ भी एक, उसमें इनिशियल वेलोसिटी शुरू में नेगेटिव है, 0 नहीं है, लेकिन ये भी एक नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अच्छा, इसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी भी हमारे सिलेबस इसी टॉपिक्स का हिस्सा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है कि किसी भी बॉडी की वो वेलोसिटी होती है जो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के लिहाज से होती है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक की दूसरे के क्वेश्चन है जी हाँ जी पूछिए। क्वेश्चन है कि आप ये क्वाड्रेंट के लिए बात थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, वहां हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नहीं सॉरी, आपकी आवाज जो है ना वो कट गई है बहुत ज्यादा, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी, काइंडली रिपीट करें। मान साहब ऐसे है सर, ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से बात कर दी है। जी जी ठीक है, हाँ जी सर ये आपने पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से बात की है, ठीक है ठीक है, मैं अगर तो क्वाड्रेंट में अगर चले फिर क्या होगा? अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ लाई करता है ना तो डेफिनेटली उसका जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। जहां पर tan पॉजिटिव है जिस एंगल के ऊपर, उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी। आपने क्योंकि थीटा एंगल देखना है, जहां थीटा पॉजिटिव, जहां पर इस एंगल का tan ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा वहां पर स्लोप पॉजिटिव होगी, और वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी बॉडी की, एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से जो होती है उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अगर आपने ए वाली बॉडी की वेलोसिटी देखनी है बी वाले के लिहाज से तो वी ए भी उसे कहेंगे
ए वाले की वेलोसिटी बी वाले के लिहाज से देखनी है तो जिसके लिहाज से देखनी है वो वाली माइनस हो जाएगी। मतलब ए वाले की बी वाले के लिहाज से देखनी है तो वी ए माइनस वी बी करेंगे। अगर बी वाली की ए वाले के लिहाज से देखनी है तो वी बी माइनस वी ए करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ व्हेन द बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेफिनेटली माइनस ही करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हुए दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। अगर आपने ए की वेलोसिटी बी के लिहाज से निकालनी है तो वी ए माइनस वी बी, अगर बी की वेलोसिटी ए के लिहाज से निकालनी है तो वी बी माइनस वी ए, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनमें माइनस का साइन आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें प्लस का साइन आ जाएगा। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्शन पे सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन की बजाय किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के दरमियान कोई एंगल डिफरेंट है, 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल नहीं है, अगर सेम या अपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर तो आपको पता है कि सेम में 0 डिग्री का एंगल होगा, अपोजिट में 180 डिग्री का होगा। और अगर दोनों के दरमियान 0 या 180 डिग्री का एंगल नहीं है तो फिर उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकलेगी, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉज ऑफ थीटा। तो अगर ये हालत हो कि सपोज अगर दोनों के दरमियान कोई एंगल थीटा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट वाला यूज करेंगे। सेम डायरेक्शन के लिए आपने जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उस वेलोसिटी में से दूसरे वाली जिसके लिहाज से निकालनी है उसको माइनस करो, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए दोनों को सिंपली आपस में ऐड करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्टेन होगी। हाँ, कोई एंगल होगा तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉज ऑफ थीटा। और अगर आप अल्फा जो एंगल है ना वो एंगल है जो वी ए बी बना रहा है, वी ए बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर ए वाली वेलोसिटी के साथ, वो अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो टेन अल्फा का ये फार्मूला होगा, वी बी साइन ऑफ थीटा ओवर वी ए माइनस वी बी कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा एंगल जो है ये आपको पता है कि ये एंगल वी ए और वी बी के दरमियान का एंगल है, ठीक है। और अल्फा जो एंगल है ये रिलेटिव वेलोसिटी और वी ए के दरमियान का एंगल है, तो इस तरह आप रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल ए के लिहाज से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बेसिक्स को डिस्कस किया रिलेटिव वेलोसिटी के। तो आज के लेक्चर में तकरीबन जो बातें मैंने करनी थी वो कर ली हैं, कुछ बातें रह गई हैं वो मैं माजरत के साथ इसमें एंटर नहीं कर सका, जैसे इक्वेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस इसमें एंटर नहीं हो सकी, और एक दो और छोटी बातें हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी तस्वीर आपको भेज दूं। तो आप लोग रिलैक्स रहें, आप ऐसे करें कि कल का टेस्ट जो है उसको काइंडली सॉल्व करें, कंप्लीट करें, और कल संडे है, कल मैं लेक्चर तो नहीं लूंगा, तो कल मैं ऐसे करूंगा कि कल मैं आपको इस वाले का टेस्ट भेज दूंगा, तो कल आप पूरे डे लगा के उसको सुकून से सॉल्व करें, और पिछली जितनी भी डिस्कशन हमारी पेंडिंग है वो कल हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू डिस्कशन भी कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी पूछें, बिलाल साहब पूछें, आपने हैंड रेज किया। सर मेरा पिछले लेक्चर के हवाले से है कि सर मुझे लीस्ट काउंट का बारे में क्लियर करा दें कि अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो तब हम उसकी मेजरमेंट छोटी वैल्यू की कर सकेंगे, या लीस्ट काउंट जब कम होगा तो तब हम उसकी छोटी वैल्यू की मेजरमेंट कर सकेंगे। ये बात सर मुझे कंफ्यूज कर रही है। जितना लीस्ट काउंट कम है, जितना लीस्ट काउंट कम है आप उतनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उतनी मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज हो सकती है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप फिर ज्यादा लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हम गंदम के दाने वगैरह होते हैं, हम आटा पिसवाने लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब वहां लेके जाते हैं तो उनके पास बैलेंस जो है वो बहुत, उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम आधा किलोग्राम से मेरे ख्याल से ज्यादा ही होता है, या आधा किलोग्राम लीस्ट काउंट होता है उसका, ठीक है। और इसी तरह अब अगर हम लेबोरेटरी में कोई मैथ्स मेजर करते हैं, कोई चीनी का मैथ्स या केमिस्ट्री वाले खास तौर पे मैथ्स वगैरह मेजर करते हैं, उनका काम होता है ये, तो उसमें हम 3 बीम बैलेंस यूज करते हैं। उसमें देखें वो जो दानों के लिए, जो गंदम के दाने के मैथ्स मेजर करने के लिए हमने जो चक्की के ऊपर जो बैलेंस यूज किया है, उस बैलेंस का लीस्ट काउंट जो है वो तकरीबन 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलोग्राम, ठीक है। और जो किसी हम अपनी लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीग्राम तक होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका मिलीग्राम से माइक्रोग्राम तक, खासतौर पे जो ये सोनार होते हैं, ठीक है,
उनके पास जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट मैस मेजर करने वाले, वो माइक्रोग्राम तक का उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी छोटी मेजरमेंट करनी है, जितनी आपने फाइन मेजरमेंट करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि उसमें जितना ज्यादा मेजरमेंट के अंदर बहुत बारीकी में मेजरमेंट हो, वो उसकी आखिरी डेट तक सही वैल्यूज पता चलें, तो फिर आप बहुत छोटे लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी वैल्यू मैस कितनी बड़ी है, आपने टनों के लिहाज से मैस नापने हैं कि अगर चलो 1-2 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम का फर्क आ भी गया तो खैर है, इस तरह का माइंड है, तो फिर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा मैस को मेजर कर ले, लेकिन उसका लीस्ट काउंट भी ज्यादा होगा, वो थोड़े बहुत जो मैस में गलती है उसको वो इंडिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। सर असल में लीस्ट काउंट एक सबसे छोटी इकाई होती है ना, जिसमें हमने मेजर करना लीस्ट काउंट असल में ये होता है कि वो मिनिमम वैल्यू होती है, वो मिनिमम मेजरमेंट जो इस इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है, किसी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम पैमाइश की जा सकती है, वो उसका लीस्ट काउंट है। ओके जी लेकिन ये एरर में काउंट होती है ना सर? लीस्ट काउंट एरर मैंने टाइप भी पढ़ाई थी ना, मैंने ये कहा था कि लीस्ट काउंट एक किस्म का एरर है, यानी कि उससे भी अगर छोटी लंबाई, उससे जो कम लंबाई है ना, वो हमारे लिए उसको हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, उसके बारे में हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। जैसे एक स्केल है जिसके साथ हम लाइन लगाते हैं पेज के ऊपर, वो कम से कम 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, कम से कम, ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। और जो 1 मिलीमीटर से भी कम की पैमाइश कहीं पर आ जाती है तो उसमें वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, वो एरर कभी भी मिनिमाइज नहीं हो सकता। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप इंस्ट्रूमेंट बेहतर कर दें। अगर आप और उससे अच्छा लीस्ट काउंट वाला, यानी कि कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो मेजरमेंट और बेटर तो हो जाएगी, लेकिन उसको जितना भी कम करते जाएंगे, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ हद तक तो लीस्ट काउंट हो गई ना। 100% तो एक्यूरेट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, तो लीस्ट काउंट एरर हर मेजरमेंट में मौजूद होता है। जी सर, ठीक है जी लुकमान भाई जी, अब ये जी लास्ट फार्मूला जो है tan अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा और va माइनस vb, जी तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे आएगा? वो नहीं, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। डेरिवेशन तो मेरे माइंड में भी नहीं है अभी फिलहाल, इसके लिए बकायदा पूरा वो बनाना पड़ेगा और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वहां से ये फार्मूला ड्राइव होगा। तो सपोज आपके जी वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम जब इसको tan ले रहे होते हैं ना, तो वो तो हम देख रहे हैं उसके वर्टिकल मोशन में पहली वेलोसिटी वो तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, vi ले लेते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जब ग्रेविटी का इफेक्ट हम डाल देते हैं तो उसकी वजह से वो एक्सेलरेशन के साथ भी माइनस g sin थीटा हो जाती है। सही है, तब तो वो डिनोमिनेटर में मेरा ख्याल ये हो जाती है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, असल में इशू ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसमें एक्सेलरेशन का कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ हमने वेलोसिटीज का डिफरेंस देखना है, एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से देखनी है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं देखना कि चेंज किस कदर आ रहा है। इसमें इसका जो सोल्यूशन है ना, वो कंपोनेंट्स की मदद से होगा। तो आपका जैसे आपकी एक साइड पे वी ए वेलोसिटी है, एक साइड पे वी बी है, डेफिनेटली रिलेटिव जो होगी उसका कोई एक वेक्टर होगा, तो रिलेटिव के वेक्टर के दरमियान और वी ए के वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा, फिर उसके कंपोनेंट्स बना के तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं अल्फा एंगल को। ठीक हो गया, ट्राई करेंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था, कल आपने ना वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एडिशन के वेक्टर के एडिशन के लॉ को फुलफिल करेगी तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। हाँ जी अगर सर कोई क्वांटिटी है वो सिर्फ एडिशन इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर उसको हम स्केलर कहेंगे। हाँ, उसको स्केलर में लाई करेंगे। उसके लिए ये बात लाजमी है कि एडिशन के लॉ को फॉलो करना लाजमी है, जो वेक्टर्स का लॉ है उसको फॉलो करना लाजमी है, जो उसको फॉलो नहीं करता उसको आप स्केलर में ले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कल करंट वाली, कि करंट बाकी सब जी ठीक है सर, करंट की कैसे होगी सर? करंट जो है ना, करंट की डायरेक्शन, हम करंट जो है लॉ को फॉलो नहीं करता। एक ही तार है, उसमें करंट 5 एम्पीयर एक साइड पे जा रहा है, फिर उसी तार को मोड़ के आपने वापस ले आए हैं, तो वो 5 एम्पीयर करंट पहले तार में इधर जा रहा है, फिर उसी तार में मोड़ के, यानी कि तार को मोड़ लिया गया है, तो 2 करंट बन गए, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो वो तो ऐड होकर तो 0 आना चाहिए आंसर वेक्टोरिकली, लेकिन करंट तो 0 नहीं है, करंट तो 5 एम्पीयर तार में फ्लो कर रहा है। शुक्रिया सर। हाँ जी, ठीक है सर, टाइम एंड हो गया, तो काइंडली